हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आईएएस बीसीएस ब्रेनवॉश में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत के इतिहास से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, ये जो हम कर रहे हैं वो शॉर्ट नोट्स कर रहे हैं, जो कि एग्जाम के पहले आप इसको एक बार देख लेंगे और देख के एग्जाम में जा सकते हैं। आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। पहले भी एग्जाम में कई बार जो मैंने कुछ वीडियो डाला है उससे लोगों को बहुत लाभ मिला। तो ये जो हम शॉर्ट नोट्स करवा रहे हैं, जो कि आपको जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिर्फ वही इसमें डाला गया है। तो दोस्तों, अगर आप लॉन्ग पढ़ना चाहते हैं, पूरे सब्जेक्ट को डिटेल से पढ़ना चाहते हैं, तो उसका वीडियो भी मैं डाल दूंगा, क्योंकि उसको मैंने अपने नोट्स मैंने जो नोट्स बनाया उस नोट्स को पूरे डिटेल के साथ आपको वीडियो डालूंगा, जो कि लॉन्ग वीडियो होगा। तो लॉन्ग वीडियो उसमें डाला जाएगा। तो आप हमारे चैनल पर अगर चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हम जितने वीडियो डालें आपको वो मिल जाए। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आधुनिक भारत का इतिहास। सबसे पहले कंपनी के बारे में जानते हैं कि कौन कौन सी कंपनी कैसे आई और पहले कौन आई। तो अगर आप पहले डिटेल से पढ़ चुके हैं तो आपको पढ़ने में बहुत आसानी होगा, लेकिन अगर पहले डिटेल से नहीं पढ़े हैं तो थोड़ा कठिनाई हो सकती है। लेकिन हम चाहेंगे और भी जो है लॉन्ग वीडियो भी हम इस चैनल पर डालेंगे। तो जिनको जो शुरुआती से पढ़ना चाहते हैं एकदम जीरो से, उनके लिए मैं लॉन्ग वीडियो डालूंगा, आप उसको जरूर देखेंगे। और ये शॉर्ट वीडियो उनके लिए है जिन्होंने कहीं ना कहीं से पढ़ रखी है। तो आज हम चलते हैं कंपनी, सारी आधुनिक भारत के इतिहास को हम लोग खत्म एक ही वीडियो में करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं, आप लोग भी जानते होंगे कि यूरोपीय कंपनियों का क्रम सबसे पहले पुर्तगाली आया था, उसका डच आया, उसका ब्रिटिश आया, फिर डेन आया, फिर फ्रांसीसी आया था। उसके बाद जानते हैं दोस्तों, सबसे पहले जो आने वाला जो कंपनी था वो था आपका पुर्तगाली। सबसे पहले पुर्तगाली कंपनी आया 1498 में, और सबसे अंत में जो गया था यही पुर्तगाली कंपनी ही गया था, जो कि 1961 में गोवा से गया था। वास्को डी गामा प्रथम पुर्तगाली था जो अब्दुल, यहाँ मनिक नहीं होगा, मजीद होगा, अब्दुल मजीद से मिला था वो। वास्को डी गामा प्रथम पुर्तगाली था जो अब्दुल मजीद नामक गुजराती से मिला, जो कि उसे रास्ता दिखाने का काम किया। और 1498 में यह भारत के कालीकट पहुंचा। उस समय जो कालीकट का जो शासक था, राजा था, वो जमोरिन था। जमोरिन ने उसका स्वागत किया। उस पर चलते हैं आगे। पुर्तगालियों के भारत आगमन से भारत में तंबाकू की खेती शुरू हो गई, जहाज निर्माण शुरू हो गया, प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत हुई। 1556 में पुर्तगालियों ने भारत में अपना पहला प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है दोस्तों, पहला प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगालियों ने कहाँ और कब शुरू किया था? तो उन्हें 1556 में शुरू किया था। उसके बाद चलते हैं, पुर्तगाली ने भारत में स्थापित कला का क्षेत्र में गोथिक शैली का विकास किया। इसके बाद आगे चलते हैं, 1602 ईस्वी में जो स्थापित डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में मसाला व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त कर लिया। डचों ने 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में पहला डच कारखाना स्थापित किया। पहला डच कारखाना जो है मसूलीपट्टनम में डचों ने 1605 में स्थापित किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद जानते हैं कि उसके बाद डचों ने कई कारखाने बनाए, जो कि पुलिकट में 1610 में बनाए, सूरत में 1616 में बनाए, चिंसुरा में 1653 में, कोचिन में 1663 में, और नेगापट्टनम पटना में आपको 1632 में बनाए, कासिम बाजार में, नेगापट्टनम में 1668 में बनाए। इसके बाद चलते हैं, डचों द्वारा भारत से नील, सोरा और सूती वस्त्र का निर्यात किया जाता था। बंगाल में प्रथम डच फैक्ट्री पिपली में स्थापित की गई थी। चिंसुरा था वो सर्वाधिक शक्तिशाली डच व्यापार केंद्र था, जिन्होंने गुस्ताबुल नामक किले का निर्माण करवाया था। कहीं कहीं यहाँ पर गुस्ताबुल लिखेगा, कहीं कहीं यहाँ पर गुस्ताबुस लिखेगा, तो आप इसमें कंफ्यूजन ना हो। डेनमार्क ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 में होती है, और यह डेन लोगों ने 1620 में तिरुमकोट तमिलनाडु तथा 1676 में श्रीरामपुर बंगाल में व्यापारिक बस्ती का निर्माण कराया। ये आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। तो उसका चलते श्रीरामपुर डेन कंपनी का प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। इसको चलते हैं दोस्तों, 1600 ईस्वी में ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व के साथ व्यापार के लिए 15 वर्षों के लिए एक अधिकार पत्र प्रदान किया। दक्षिण में 1611 में पहली व्यापारिक कोठी की स्थापना अंग्रेजों ने मसूलीपट्टनम में की। 1639 में फ्रांसीसी रे नामक अंग्रेजों को चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर प्राप्त किया, और अंग्रेजों ने इसे सेंट फोर्ट जॉर्ज किले का निर्माण करवाया। उसके बाद बात आती है 1661 की। 1661 में पुर्तगाली राजकुमारी जो कैथरीन ब्रेंगेजा पूरा नाम था, तो कैथरीन ब्रेंगेजा और यहाँ चार्ल्स द्वितीय दोनों को शादी होता है, विवाह हुई। विवाह में क्या मिला? बम्बई को दहेज में दे दिया गया। इसने क्या किया? इस बम्बई शहर को ब्रिटेन को ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। उसको चलते हैं, चार्ल्स द्वितीय ने 1667 में 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। इसके बाद चलते भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी जो है फ्रेंको कैरो, याद रखेंगे, फ्रेंको कैरो द्वारा सूरत में 1668 ईस्वी में स्थापित की गई। उसका 1673 में फ्रांसीसी मार्टी जो था, इसने शेर खालूदी से पांडुचेरी नामक गांव प्राप्त किया और इसने पांडिचेरी की स्थापना की। यह नाम पुदुचेरी नामक गांव प्राप्त किया और पांडिचेरी की स्थापना की। चंद नगर फ्रांसीसियों का केंद्र बन गया, जहां फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की नियुक्ति की गई।
अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य कर्नाटक युद्ध हुआ, जो कि यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 में, जिसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कैप्टन बेनेट और फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व जो कर रहा था डुप्ले कर रहा था। प्रथम जो कर्नाटक युद्ध हुआ वो ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार के युद्ध को प्रभावित करता है। 1748 में इसमें एक संधि होती है, इस संधि का नाम था एक्सला सापेल की संधि, और इसी के साथ यह जो युद्ध है प्रथम कर्नाटक युद्ध एला सापेल की संधि या एक्सला सापेल की संधि के साथ यह समाप्त होता है। इसका द्वितीय युद्ध भी चला, तृतीय युद्ध भी चला। उसका चलते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए हम आगे 1857 का विद्रोह, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिर्फ उसी को हम लोग शॉर्ट नोट्स कर रहे हैं। तो शॉर्ट नोट्स के लिए आपको जितना कम समय में हम रिवीजन कर पाए, इंपॉर्टेंट चीजों को देख पाए, तो अगर पूरे डिटेल से करेंगे तो शॉर्ट नोट्स नहीं होगा, वो तो लॉन्ग नोट्स हो जाएंगे। इसीलिए शॉर्ट नोट्स कर रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। लॉन्ग के लिए जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि लॉन्ग जो भी चैप्टर है पूरे आधुनिक भारत का या कोई भी सब्जेक्ट का हो, मैं इस चैनल के माध्यम से डालने की कोशिश करूंगा, ताकि जो नए हैं वो जो नए हमारे सब्सक्राइबर हो जुड़े हैं वो पूरे डिटेल से भी पढ़ सकते हैं क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं 1857 का विद्रोह। 1857 के विद्रोह के समय जो है कैनिंग था, इसमें गवर्नर जनरल कौन कैनिंग था और इसका प्रधानमंत्री जो था पामस्टन था। ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको ध्यान में रखेंगे। जो गवर्नर जनरल उसका नाम कैनिंग था और जो प्रधानमंत्री था उसका नाम पामस्टन था। 1857 के विद्रोह का जन्म देने वाले राजनीतिक कानून डलहौजी, जो 1857 के विद्रोह हुआ इसको जन्म देने का मुख्य काम किया डलहौजी। और डलहौजी का कौन सा सिद्धांत था? व्यंगत नीति का जो सिद्धांत था, उसी सिद्धांत के कारण यह 1857 का विद्रोह हुआ। विद्रोह के कई कारण हो सकते हैं, कई कारण थे भी, जैसे कि सबसे मुख्य कारण इसमें था चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग। इस 1857 की क्रांति के कई कारण थे, लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट कारण थी वो था आपका चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करना। 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण इसे माना जाता है। चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग के विरोध में पहली बार 29 मार्च 1857 को बैरकपुर की छावनी में 34वीं NI रेजिमेंट के मंगल पांडे ने किया था। पहली बार जो इसका विरोध जो किया था 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी के जो 34वीं NI के रेजिमेंट के जो थे मंगल पांडे, उन्होंने की थी। अपने अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग, इसमें लेफ्टिनेंट बाग था और एक आपका ह्यूसन था, दोनों को गोली मार के हत्या कर दी गई। जबकि कहीं के लिखा था बाग को गोली मारकर लेफ्टिनेंट ह्यूसन को तलवार से काट दिया था, मार कर हत्या कर दी। 8 अप्रैल, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। भारतीय स्वतंत्रता के लिए प्रथम सशस्त्र विद्रोह 10 मई 1857 को शुरू होती है। 8 अप्रैल 1857 को जब मंगल पांडे को फांसी दे दी गई तो पूरे भारत में स्वतंत्रता की लहर छिड़ने लगी और इसमें जितने भी सैनिक थे उन्होंने आंदोलन के लिए अग्रसर हो गए। और इसमें प्रथम सशस्त्र विद्रोह 10 मई 1857 को जो मेरठ से शुरू हुआ था और 20वीं NI के सैनिकों ने की थी, जिसने क्या किया, कानपुर उसके बाद आपका बरेली, झांसी, दिल्ली, अवध आदि स्थानों पर पूरे फैल गया। शुरू किया था यहाँ आपका 20वीं NI के जो सैनिक था उन्होंने शुरू की थी मेरठ से, लेकिन यह विद्रोह धीरे धीरे कानपुर में, बरेली में, झांसी में, दिल्ली में, अवध में सभी जगह फैल गए और सभी जगह से अलग अलग लोगों ने नेतृत्व किया। जैसे कि दिल्ली से नेतृत्व करने वाले हमारे थे बहादुर शाह और इनका जो सेना का नेतृत्व जो कर रहा था वो बख्त खां कर रहे थे। विद्रोह की तिथि 11-12 मई था और इसमें जो विद्रोह को चलने वाले जो अधिकारी थे निकलसन और हडसन था। कानपुर से कर रहे थे नाना साहब और तंत्या टोपे, जो 5 जून को हुआ था। इसमें कैंपबेल और हैवलॉक, ये 2 अंग्रेज अधिकारी जो कि इसको दबाने का काम किया। लखनऊ या यावत से जो बेगम हजरत महल थी 4 जून को, इसमें भी कैंपबेल था, हैवलॉक था, आउटरम था। झांसी या ग्वालियर से था रानी लक्ष्मीबाई और तंत्या टोपे जी थे। 4 जून को ये भी हुई थी। हीरोज इसका विद्रोह को दबाने का काम कर रहा था। जगदीशपुर से हमारे कुंवर सिंह, अमर सिंह जी थे 12 जून को, और विलियम टेलर और विंसेंट टायर ने इसे दबाने का प्रयास किया। फैजाबाद से आपका अहमदुल्ला थे और जनरल रेनट इसे दबाने का काम कर रहा था। इलाहाबाद से आपका लियाकत अली और कर्नल थे। बरेली से आपका खान बहादुर का, इसे वक्त का भी कहते हैं, विंसेंट टायर, कैंपबेल इसको दबाने का काम कर रहा था। फतेहपुर से अजीमुल्ला थे, रेनट और कैंपबेल इसको विद्रोह को दबाने का काम कर रहा था। इसके बाद चलते हैं कुछ जन आंदोलन, आदिवासी जो आंदोलन हुआ, विद्रोह हुआ, उसके बारे में जानेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है डायरेक्ट पूछता है सन्यासी विद्रोह कहाँ से हुई थी, या सन्यासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, या सन्यासी विद्रोह का नेता कौन था, बस क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है। तो हम इसी तरह से ध्यान रखेंगे। सन्यासी विद्रोह बंगाल में हुई थी, केना सरकार, इसमें दर्जी नारायण का भी नाम आता है, जो कि 1770 से 80 के बीच हुआ था। फकीर आंदोलन बंगाल में हुई थी, मजनून शाह, चिराग अली था, भवानी पाठक था, देवी चौधरानी था, 76 से 77 के बीच हुई थी। पागलपंथी आपका उत्तर पूर्वी भारत में थी, करम शाह उसका पुत्र टीपू शाह हुआ था। फैराजी आंदोलन आपका बंगाल से शुरू हुई थी, सरियातुल्ला दादू मियाँ 1839 में। बहावी आंदोलन आपका इंपॉर्टेंट है, पेशावर पटना से हुई थी, सैयद अहमद राय बरेलवी जो नेता थे, और 1820 से 1870 के बीच हुआ था।
कुक्का आंदोलन, कुक्का आंदोलन का पंजाब में हुआ था, जवाहर भगतमाल बालक सिंह राम सिंह कुक्का ने किया था। मोपला विद्रोह, मोपला विद्रोह का केरल, सैयद अली सैयद फैजल दोनों ने किया था। रामोसी विद्रोह इंपॉर्टेंट है, रामोसी विद्रोह कई बार पूछा गया है, मोपला विद्रोह पूछा गया है। सतारा में हुई थी चित्तूर सिंह और उमाजी 1822 से लेकर 26 के बीच। अहोम असम में गोमधर कुंवर जी थे और 1828 से 30 में ये विद्रोह हुई थी। चुआर विद्रोह मिदनापुर, दुर्जन सिंह और जगन्नाथ थे। इसके बाद कोल विद्रोह, कोल विद्रोह हुआ था आपका छोटा नागपुर के क्षेत्र में, बुद्धू भगत था 1831 से 32। संथाल विद्रोह राजमहल के पहाड़ी के बीच हुआ था, सिद्धू के कान्हू ने किया था 1856 के बीच। खोंड विद्रोह चक्र बिश्नोई जी किए थे और दंडसेन ने किया था, यह उड़ीसा में हुई थी 1836 से 56 के बीच। भील विद्रोह आपका जो पश्चिमी भारत का खानदेश प्रदेश उसमें हुआ था, अहिल्या ने किया था। खांसी विद्रोह गारो खासी जयंतिया जो पहाड़ी उधर हुआ था, तीरथ सिंह और मुकुंद सिंह और बरमानिक सिंह ने किया था। मुंडा विद्रोह इंपॉर्टेंट है, मुंडा विद्रोह जो कि छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था, बिरसा मुंडा ने किया था 1899 से 1920 के बीच किया था। तना भगत इंपॉर्टेंट है, छोटा नागपुर जतना भगत बलराम भगत ने किया था। रंपा विद्रोह इंपॉर्टेंट है, गोदावरी के क्षेत्र में अल्लू सीताराम राजू ने किया था 1922 से 24 के बीच, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नागा विद्रोह रानी गेडेनलू ने और जोधनांग ने किए थे 1930 से 37 नागालैंड में। इसके बाद चलेंगे भारत में शिक्षा का विकास। 1781 में वारेन हेस्टिंग द्वारा कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की गई। अंग्रेजों के द्वारा भारत में शिक्षा के विकास की शुरुआत हुई थी। 1784 में विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। 1791 में जोधानाथ डंगन ने बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था जो हिंदू विधि है और दर्शन का इसका अध्ययन करवाना। 1800 ईस्वी में बेलेजली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। 2 फरवरी 1835 को मैकाले ने अपना स्मरणार्थ लेख प्रस्तुत किया, जिसमें कहा कि पश्चिमी विज्ञान और साहित्य पढ़ाने के लिए अंग्रेजी भाषा सबसे अच्छा माध्यम है। सरकार ने स्कूलों और कॉलेजों में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बना दिया। इसके बाद शिक्षा का अधोमुखी निस्पंदन का सिद्धांत लॉर्ड मैकाले ने लाया था, इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड मैकाले ने दिया। इस सिद्धांत के अनुसार उच्च वर्ग को सबसे पहले शिक्षित किया जाए और इस वर्ग के शिक्षित होने पर छन छन कर शिक्षा का प्रभाव जन साधारण तक पहुंचेगा। चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में गठित समिति 1854 में भारत में भावी शिक्षा की बृहत योजना तैयार की, जिसमें अखिल भारतीय स्तर पर शिक्षा की नियामक पद्धति का गठन किया गया। चार्ल्स वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। सर टॉमस रेले की सिफारिश पर 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया, जिसका उद्देश्य विश्वविद्यालय की स्थिति का आंकलन करना था। उसके बाद सैडलर आयोग की रिपोर्ट मैसूर, पटना, बनारस, अलीगढ़, ढाका, लखनऊ और हैदराबाद में विश्वविद्यालय स्थापित किया गया और उनके लिए कुलपति भी नियुक्त करने का सुझाव दिया गया। हार्टोग समिति की सिफारिश पर 1935 ईस्वी में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन किया गया। इसमें राधाकृष्ण आयोग 1948 में बनी, जिसमें आपका भारत सरकार ने 1953 ईस्वी में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की थी। इस पर चलते हैं भारतीय समाचार पत्रों का इतिहास। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1684 में बंबई में अपना पहला प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया। 1780 में जेम्स, जिसके जे हिस्की कहते हैं, द कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर के नाम से भारत का पहला समाचार पत्र प्रकाशित किया, जिसे द बंगाल गजट के नाम से भी जाना जाता है। 1816 ईस्वी में गंगाधर भट्टाचार्य ने बंगाल गजट का अंग्रेजी में प्रकाशन किया। भारत में राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना का श्रेय जो जाता है राजा राम मोहन राय जी को जाता है। बर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878, जिसने लॉर्ड लिटन द्वारा लागू किया गया। इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा गया है। जिन पत्रों के विरुद्ध इस अधिनियम को लागू किया गया उनमें प्रमुख थे सोम प्रकाश, भारत मिहिर। इस एक्ट को लॉर्ड रिपिन द्वारा 1882 में रद्द कर दिया गया। यहाँ पे आपका है शुरू किया गया लिटन के द्वारा, शुरू लिटन, और लास्ट क्या किया गया, अंतिम क्या गया, रद्द कर दिया गया आपका इसके द्वारा, रिपन के द्वारा, रद्द रिपन और शुरू लिटन। चार्ल्स मेटकॉम को भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहते हैं। चार्ल्स मेटकॉम को भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। क्रिस्टोदास पाल को पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चलते हैं, इंपॉर्टेंट है जो कि आपका कौन कौन सा संगठन हुआ, इसके संस्थापक कौन थे। आत्मीय सभा 1814 में, जो कि बंगाल में राजा राम मोहन राय, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्राह्मण समाज 1828 में बंगाल में, जिसके संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। तत्वबोधिनी सभा 1839 में बंगाल में देवेंद्रनाथ टैगोर। प्रार्थना समाज 1867 में महाराष्ट्र आत्माराम पांडुरंग रनाडे। आर्य समाज 1875 बंबई स्वामी दयानंद सरस्वती। रामकृष्ण मिशन 1897 कलकत्ता
स्वामी विवेकानंद। थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875 न्यूयॉर्क में, और इसके अल्काट और मैडम वलात्वस्की थे। इस पर यंग शारदा सदन महाराष्ट्र में रमाबाई। सत्यशोधक समाज इंपॉर्टेंट है, महाराष्ट्र में 1873 ज्योतिबा फुले। उसके बाद है रहनुमाई मजदायसन सभा, इसे बंबई में इजे नौरोजी फरदुंजी, दादा भाई नौरोजी और एस बंगाली द्वारा शुरू की गई, इंपॉर्टेंट भी है। अहमदिया आंदोलन कादियान पंजाब में गुलाब अहमद। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 महाराष्ट्र में गोपाल कृष्ण गोखले। अलीगढ़ एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1875 अलीगढ़ में सर सैयद अहमद खां, इंपॉर्टेंट है। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी इंपॉर्टेंट है 1884 पूना में रनाडे और अगरकर ने। उसके बाद है आपका आत्मा सम्मान आंदोलन मद्रास में ईवी रामास्वामी। वायकोम आंदोलन इंपॉर्टेंट है त्रावणकोर केपी केशव मेनन। बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1924 में बंबई में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद चलते ब्रिटिश काल में जो प्रमुख समाज सुधार कानून बना था उस कानून सुधार को जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कन्या शिशु निषेध कानून 1995 बनी सर्जन शोर ने। सती प्रथा कानून 1829 में विलियम बेंटिंग। हिंदू विधवा पुनर्विवाह विवाह अधिनियम 1856 में लॉर्ड डलहौजी, उस समय गवर्नर जनरल या वायसराय था। शारदा एक्ट आया था 1930 में जो कि लॉर्ड इरविन के टाइम आया था। एज ऑफ कंसेप्ट एक्ट आया था 1891 में जो कि लेस्डाउन का टाइम आया था। इसके बाद चलते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में एक सेवानिवृत्त रिटायर्ड जो था अंग्रेज अधिकारी आईसीएस अधिकारी था, इसका नाम था एओ होम या एलन एक्टोबियम होम था। दादाभाई के नौरोजी के सुझाव पर 1885 ईस्वी में प्रथम कांग्रेस सम्मेलन भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया। 1985 से 1905 को कांग्रेस का उदारवादी जबकि 1905 से 9 के युग को उग्र राष्ट्रवादी युग कहा जाता है। चलते हैं क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रथम चरण। 22 जून 1897 को दामोदर और बालकृष्ण चापेकर ने पुणे के एक प्लेग कमिश्नर जो कि रैड और एम हस्टस जो था उसको हत्या कर दी। बंगाल में पहले क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति की स्थापना 1902 में मिदनापुर के ज्ञानेन्द्र नाथ बसु और कलकत्ता के पी मित्र ने की थी। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया। इसमें पुलिस से बचने के लिए प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली थी और खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई थी। सबसे कम उम्र फांसी पर खुदीराम बोस को मिली थी। खुदीराम बोस स्वतंत्रता संग्राम में सबसे कम उम्र के शहीद थे। 1912 में रास बिहारी बोस ने लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने की योजना की, लेकिन गिरफ्तारी से बचने के लिए वो जापान चले गए। अवध में बिहारी अमीर चंद्र लाला मुकुंद बसंत को गिरफ्तार कर और दिल्ली षड्यंत्र केस का मुकदमा चलाया गया। इस केस में दीनानाथ सरकारी गवाह बना था। उस पर चलते हैं पंजाब के क्रांतिकारियों में अजीत सिंह, सुबी अम्बा प्रसाद, लाला लाजपत राय जी थे। अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना के बाद पंजाब गदर पार्टी का प्रमुख केंद्र बन गया। 1905 में लंदन में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की, जिसके मुख्य सदस्य थे बी डी सावरकर थे, लाला हरदयाल थे, मदन लाल धिंगरा थे। इस सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य जो था भारत के लिए स्वशासन प्राप्त करना। इंडिया होम रूल सोसाइटी ने इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया, जिसे तथा इंडिया हाउस की भी स्थापना की। भिखाजी कामा को मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है। क्रांतिकारी समाचार पत्र और पुस्तक कुछ थे, जिसमें युगांतर इंपॉर्टेंट कुछ पुस्तक थे। युगांतर जो कि बारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र दत्त ने इसकी स्थापना किया, संपादक लेखन का काम किया। स्थान था बंगाल में। संध्या का ब्रह्मा बांधव उपाध्याय ने बंगाल में। वंदे मातरम लिखी थी भिखाजी कामा ने पेरिस में। वंदे मातरम अरविंद घोष, बिपिन चंद्रपाल ने लिखे थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन ऑप्शन में आपको गलत होने के चांसेस रहता है, तो इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। वंदे मातरम भिखाजी कामा पेरिस में, वंदे मातरम अरविंद कुमार घोष, बिपिन चंद्रपाल बंगाल में। लंदन में किसने लिखा? भिखाजी कामा ने लिखा, जबकि बंगाल में लिखा था अरविंद घोष और बिपिन चंद्रपाल ने। फ्री हिंदुस्तान वैंकूवर में लिखा था तारकनाथ दास ने। बंदी जीवन सचिंदर सन्याल ने बंगाल में लिखा था। गदर आपका लाला हरदयाल, अन्य गदर कलकत्ता ने सेंट फ्रांसिस्को में लिखा था। भारत माता अजीत सिंह ने पंजाब में लिखा था। भवानी मंदिर अरविंद घोष, इंपॉर्टेंट है। बंदी जीवन इंपॉर्टेंट है बंगाल में। पाथेर दावी शरद चंद्र चट्टोपाध्याय बंगाल में। स्वदेश सेवक जीडी कुमार वैंकूवर में। 20 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की। घोषणा कब हुई थी? 20 जुलाई 1905 को, जबकि 16 अक्टूबर 1905 को यह पूरे रूप से प्रभावी हो गया। इसके तहत पहले भाग में पूर्वी बंगाल जो कि मुस्लिम, जहां पे बहुसंख्य था, सबसे ज्यादा आबादी मुस्लिम की थी, सबसे पहले उस भाग में तथा असम को मिलाकर एक नवीन प्रांत गठित हुआ जिसकी राजधानी ढाका थी। दूसरे भाग में बची जो कि पश्चिम बंगाल थी, उड़ीसा और बिहार था, जो कि बिहार, उड़ीसा और बिहार और बंगाल ये जो था पश्चिम वाली थी, जो
हिंदू जनसंख्या वाला था। इसकी राजधानी कलकत्ता रखी गई। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई और वह बहिष्कार प्रस्ताव पारित किया गया। 16 अक्टूबर को बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। बंगाल में शोक दिवस मनाया गया 16 अक्टूबर को। और इसमें लोगों के द्वारा वंदे मातरम गीत गाए गए और एक दूसरे को राखी बांधी गई 16 अक्टूबर के दिन। बंगभंग आंदोलन का नेतृत्व सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की। स्वदेशी आंदोलन के अवसर पर टैगोर ने हमार सुनार बांग्ला नामक गीत लिखा, जो कि 1971 में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान बन गया। 1906 ईस्वी में कलकत्ता में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज की मांग किसने की थी? तो इन्होंने दादा भाई नौरोजी ने की थी 1906 में। 1907 में सूरत अधिवेशन में स्वदेशी बहिष्कार हुआ और इसमें जो गरम दल है और नरम दल दोनों में विभाजित फूट पड़ गया। 1907 में सूरत अधिवेशन उग्रवादी जो लाला लाजपत राय थे को अधिवेशन का अध्यक्ष बनाना चाहते थे, जबकि उदारवादी जो थे रास बिहारी घोष को बनाना चाहते थे। अतः रास बिहारी घोष को उसका अध्यक्ष बनाया गया। इस वजह से वो आपको दोनों में विभाजित हो गया, दो दलों में विभाजित हो गया। बंगाल विभाजन के बाद 1 अक्टूबर 1906 को आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक प्रतिनिधिमंडल शिमला में वायसराय मिंटो से मिलता है। उसका ढाका के नवाब जो सलीमुल्लाह था 30 दिसंबर 1906 को मोहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस की बैठक में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की घोषणा की। इसका मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन था। नवाब सलीमुल्लाह इसके संस्थापक और अध्यक्ष थे। मुस्लिम लीग 1908 में प्रथम अधिवेशन में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की, जिसे 1909 में मार्ले मिंटो सुधार में पूरा किया गया। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 में भारत आगमन इंग्लैंड के सम्राट जो आए थे जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी आई थी, जिसके स्वागत के लिए दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन किया गया था। दिल्ली दरबार में 12 दिसंबर 1911 को सम्राट ने बंगाल विभाजन रद्द करने तथा भारत की राजधानी जो है कलकत्ता थी उसे दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की। 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया। 1914 में हुए विश्व युद्ध में गांधी जी ने लोगों को सेना में भर्ती होने के ऊपर प्रोत्साहित किया था, जिसके कारण उन्हें भर्ती कराने वाला सार्जेंट लोगों ने कहा और इस ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को केसरी हिंद की उपाधि प्रदान किया था। इसके बाद चलते हैं जून 1914 में तिलक और एनी बेसेंट ने मिलकर भारत में होम रूल आंदोलन शुरू किया। 28 अप्रैल 1916 को बाल गंगाधर तिलक ने बेलगांव में और सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की। एनी बेसेंट ने जॉर्ज अरुंडेल को होम लीग का सचिव बनाया और अडयार मद्रास को इसका मुख्यालय बनाया था। एनी बेसेंट का जो मुख्यालय बनाई थी एनी बेसेंट ने अडयार मद्रास बनाई थी, जबकि आपका बाल गंगाधर तिलक ने बेलगांव में बनाए थे। उसको चलते एनी बेसेंट ने अपने पत्र कॉमन बिल के लेखक एनी बेसेंट, न्यू इंडिया के लेखक भी एनी बेसेंट है तथा तिलक ने मराठा और केसरी नाम के माध्यम से होम रूल का प्रचार किया। मराठा और केसरी के प्रचार के माध्यम से प्रचार तिलक ने की थी, जबकि कॉमन बिल और न्यू इंडिया की जो पत्र था उसको प्रचार आपको एनी बेसेंट के द्वारा किया गया। 1917 में एडविल मॉन्टेगू को भारत सचिव नियुक्त किया गया। मॉन्टेगू ने भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की घोषणा की। इस घोषणा के बाद होम रूल आंदोलन प्राय समाप्त हो गया। मॉन्टेगू घोषणा को उदारवादी ने भारत का मैग्ना कार्टा कहा। जो मॉन्टेगू घोषणा था उसको उदारवादी ने क्या कहा? भारत का मैग्ना कार्टा कहा। 1970 की मॉन्टेगू घोषणा जुलाई 1918 में मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार को लेकर कांग्रेस मतभेद के कारण कांग्रेस का द्वितीय विभाजन हो गया। भारत सरकार अधिनियम 1919 की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी द्वैध शासन। द्वैध शासन की स्थापना करना, भारतीय विधानमंडल को पहली बार बजट पास करने के संबंधी अधिकार दिया गया। इस अधिनियम द्वारा भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान भी किया गया। अब चलते हैं गांधी जी के आगमन के बाद राष्ट्रीय आंदोलन, जो कि 1919 से लेकर 1947 तक के जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन हुए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, तो इसे अच्छे से देखेंगे। तो 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत आए गांधी जी ने भारत आने पर 1915 में सबसे पहले अहमदाबाद में एक साबरमती नदी के तट पर सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। गांधी जी ने 1909 में लिखी अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में स्वराज स्वशासन की विस्तृत व्याख्या दी है। 1917 में से 18 के बीच गांधी जी ने 3 सफल आंदोलन किए। पहला आंदोलन का चंपारण सत्याग्रह था, जो कि चंपारण में यूरोपीय जो बैगान मालिक था किसानों से जबरन नील की खेती करवाता था। 3/20 जिसको 3 कठिया व्यवस्था कहते हैं, जो कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा में आपको नील की खेती करना पड़ेगा। नील की खेती ऐसी होती थी कि एक बार अगर कर दी तो फिर अगली बार हो उसमें कोई भी फसल नहीं होगा, इसलिए लोग वहां नील की खेती करने से बचना चाहते थे, लेकिन जबरन बगान मालिक उससे नील की खेती करवाते थे। तो यह आपका था खेती करवाते, जिसे 3 कठिया पत्ती कहते हैं। गांधी चंपारण के सफल नेतृत्व के कारण टैगोर उन्हें महात्मा कहा और गांधी जी यहाँ गए और इस जो 3 कठिया व्यवस्था थी इसको खत्म करते हैं। और खत्म करने के इसी में गांधी जी इस 3 कठिया व्यवस्था को खत्म करवाते हैं। इसी सत्याग्रह के क्रम में टैगोर ने गांधी जी को महात्मा कहा था।
उसके बाद गांधी जी ने खेरा सत्याग्रह किया। गांधी जी ने 1918 में खेरा के किसानों को अंग्रेज सरकार की कर वसूली के विरुद्ध एक आंदोलन शुरू किया। खेरा सत्याग्रह को हार्डिमन ने भारत का पहला वास्तविक किसान सत्याग्रह कहा था। इसके बाद चलते हैं अहमदाबाद मिल श्रमिक सत्याग्रह। अहमदाबाद के मिल मजदूरों और मिल मालिकों के बीच विवाद हो गया। मिल मालिकों ने 20% बोनस देने का फैसला किया, जबकि गांधी जी ने 35% बोनस की मांग को लेकर भूख हड़ताल शुरू कर दी थी। यह भारत में उनकी पहली भूख हड़ताल थी। इसके बाद आते हैं रॉलेट एक्ट, क्योंकि हम लोग शॉर्ट में चल रहे हैं, नहीं तो ये तो अहमदाबाद जो मिल सत्याग्रह हुआ था काफी बड़ा है, चंपारण भी काफी बड़ा है, खेरा भी बड़ा है, लेकिन इसको इंपॉर्टेंट को लेकर चल रहे हैं। रॉलेट एक्ट क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए 1917 में न्यायाधीश जो सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में 1919 में रॉलेट एक्ट पास हुआ। इसके अंतर्गत सरकार किसी भी संदेहात्मक मतलब किसी पर भी अगर शक हो तो बिना मुकदमा चलाए उसे जेल में बंद और दंडित कर सकती थी। इसे कहा गया बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील वाला कानून इसे कहा गया था। इसी का परिणाम उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड रॉलेट एक्ट के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई। पंजाब के लेफ्टिनेंट जो ओ डायर था के निर्देश पर निहत्थे जो लोग थे भीड़ में उन पर गोलियां चलाई गई, जिसमें लगभग 1000 लोग मारे गए। खिलाफत आंदोलन गांधी जी ने सहयोग से तुर्की साम्राज्य के विभाजन के विरुद्ध ब्रिटेन के खिलाफ खिलाफत आंदोलन शुरू किया। असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया। असहयोग आंदोलन में विद्यार्थियों ने सरकार द्वारा चलाए जाने वाले स्कूलों कॉलेजों में जाना छोड़ दिया। किसानों, श्रमिकों और अन्य वर्गों ने आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसका चौरी चौरा कांड काफी इंपॉर्टेंट है। 5 फरवरी 1922 का दिन था। वो 5 फरवरी 1922 का दिन था। उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा जो स्थान है जो गोरखपुर में पड़ता है, वहां के लोगों में काफी क्रोध भरा था। उन्होंने क्या किया, पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, जिसके परिणाम स्वरूप एक पुलिस स्टेशन अधिकारी और 12 पुलिसकर्मी की मौत हो गई। इस घटना से दुखी होकर गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 के बारदोली में कांग्रेस बैठक में असहयोग आंदोलन समाप्त करने का निर्णय लिया। इसके बाद चलते हैं क्रांतिकारी जो गतिविधियां हुई थी, इसका दूसरा चरण क्या रहा। 1924 से लेकर 34 ईस्वी के बीच में दूसरा चरण था, जो कि क्रांतिकारी गतिविधि का चरण माना जाता है। अक्टूबर 1924 में सचिंदर सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल तथा चंद्रशेखर आजाद ने कानपुर में क्रांतिकारी संस्था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसको HRA शॉर्ट में कहते हैं, की स्थापना की। 9 अगस्त 1925 को का इंपॉर्टेंट है, 9 अगस्त 1925 का दिन था। उत्तर रेलवे के सहारनपुर में काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन ट्रेन से HRA द्वारा सरकारी खजाना लूट लिया गया, जिसे काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। काकोरी कांड में 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशनलाल, अशफाकुल्ला। 1927 में इन्हें फांसी दे दी गई। 30 अक्टूबर 1928 को भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु द्वारा साइमन कमीशन के विरोध में के समय लाला लाजपत राय पर लाठियों से प्रहार करने वाले पुलिस अधीक्षक सोल्डर्स की हत्या कर दी गई। केंद्रीय विधानमंडल में बम फेंकते समय पहली बार भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था, जिसकी रचना मोहम्मद इकबाल ने की थी, परंतु इसका प्रयोग नारे के रूप में पहली बार भगत सिंह ने किया था। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को गिरफ्तार कर उन पर असेंबली में बम फेंकने और सोल्डर्स की हत्या के आरोप में लाहौर षड्यंत्र केस का मुकदमा चलाया जाता है। लाहौर षड्यंत्र केस के तहत भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को 23 मार्च 1931 को लाहौर के सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई। अब चलते राष्ट्रीय और राजनीतिक संगठन, जैसे लैंड होल्डर सोसाइटी कलकत्ता में, जिसका द्वारिकानाथ टैगोर। इसको ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी लंदन में, यह आपका विलियम एडम्स। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन कलकत्ता में देवेंद्रनाथ टैगोर, आदर राधाकांत देव, इंपॉर्टेंट है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन लंदन में दादाभाई नौरोजी 1866 ईस्वी में। पूना सार्वजनिक सभा पूना में महादेव गोविंद रानडे 1867 और कहीं कहीं 70 भी लिखा रहता है। इंडिया सोसाइटी लंदन में आनंद मोहन बोस 1872। इंडियन लीग बंगाल शिशिर कुमार घोष। मद्रास महाजन सभा मद्रास में राघवाचार्य। बॉम्बे प्रेसिडेंसी बम्बई फिरोज शाह मेहता, KT तेलंग। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी पुणे गोपालगंज गोखले। इंडिया लिबरल फेडरेशन कलकत्ता सुरेंद्रनाथ बनर्जी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ताशकंद मानवेंद्रनाथ रॉय। सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी लाहौर लाला लाजपत राय। प्रमुख संगठन मित्र मेला नासिक में सावरकर बंधु अनुशीलन समिति मिदनापुर गांधीनाथ बोस अभिनव भारत नासिक VD सावरकर। युगांतर कलकत्ता में बालिंद्र कुमार घोष और जतिन मुखर्जी, इंपॉर्टेंट है 1906 में। अनुशीलन समिति इंपॉर्टेंट है ढाका कलकत्ता बालिंद्र कुमार घोष भूपेंद्र सचिंद्र चंद्र बोस जतिन बनर्जी 1907 में। उसके बाद हिंदुस्तान एसोसिएशन अमेरिका में रामनाथ पुरी। गदर पार्टी अमेरिका में लला हरदयाल 1913 में, काफी इंपॉर्टेंट है। इसका इंडियन रिपब्लिक आर्मी चटगांव सुरसेन 1930 में, काफी इंपॉर्टेंट है। नौजवान सभा लाहौर भगत सिंह भगवती चरण बोहरा 1926 में। अब चलते राष्ट्रीय आंदोलन 1927 से लेकर 47 तक।
साइमन कमीशन, इसके जितने भी सदस्य थे सब अंग्रेज थे, इसे श्वेत आयोग कहा जाता है। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बंबई पहुंचता है। उस दिन लोगों ने हड़ताल का आयोजन कर काले झंडे दिखाए, साइमन वापस जाओ का नारे दिए गए। उसका सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों के साथ दांडी यात्रा शुरुआत की। 24 दिन की लंबी यात्रा के बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी ने में नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। सुभाष चंद्र बोस ने जो गांधी जी की यात्रा थी उसकी तुलना जो नेपोलियन की एल्वा पेरिस की अभियान जो था एवं मुसोलिनी के रोम मार्च से इसकी तुलना की है। खान अब्दुल गफ्फार के नेतृत्व में खुदाई खिदमतार या लाल कुर्ती दल का पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया। उसका 13 वर्षीय जो नागा लड़की जिसका नाम था गैडेनल्यू था, इसने मणिपुर में जियातरंग आंदोलन चलाया, जिसमें पंडित नेहरू ने उन्हें रानी की उपाधि से सम्मानित किया था। गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता तेग बहादुर सप्रू और जयकर इरविन इनके जयकर तेग बहादुर सप्रू और जयकर के प्रयासों से गांधी और इरविन के बीच 5 मार्च 1931 को दिल्ली में समझौता हुआ, जिसे गांधी इरविन समझौता या दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। सांप्रदायिक पंचाट, इस पंचाट में हिंदू, मुसलमान, बौद्ध, सिखों, दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था प्रदान की गई, जिसमें दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था समाप्त हो गई। उन्हें प्रांतीय विधानमंडल में 148 सीटें और केंद्रीय विधानमंडल में 18% सीटों का आरक्षण प्रदान किया गया। क्रिप्स मिशन, भारत के राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के उद्देश्य से ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने युद्धकालीन मंत्रिमंडल के सदस्य सर क्रिप्स और के नेतृत्व में 22 मार्च 1942 को एक मिशन भारत भेजा, जिसको क्रिप्स मिशन कहते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन 14 जुलाई 1942 को वर्धा में आयोजित की गई। कार्यकारिणी समिति ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय ने गांधी जी ने करो या मरो, डू और डाई का नारा दिया। सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज के बारे में 17 जनवरी 1941 को सुभाष चंद्र बोस ने भारत छोड़ा। जर्मनी में भारतीयों ने सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि प्रदान की। जर्मनी में उन्होंने फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की तथा उन्होंने पहली बार जय हिंद का नारा दिया। मार्च 1942 में टोक्यो सम्मेलन में रास बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की। मोहन सिंह ने मलाया में आजाद हिंद फौज की स्थापना 15 दिसंबर 1941 की। 7 जुलाई 1941 को बैंकॉक सम्मेलन में सुभाष चंद्र बोस को आजाद हिंद फौज का नेतृत्व सौंपा गया। कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन आपका 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचता है, जिसमें ब्रिटिश प्रधानमंत्री इटली की सरकार में ब्रिटिश कैबिनेट के 3 सदस्य लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, क्रिप्स और अलेक्जेंडर शामिल थे, जिसमें कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष पैथिक लॉरेंस थे। माउंटबेटन योजना, माउंटबेटन योजना भारत विभाजन की योजना 3 जून उन्हें को प्रस्तुत की, इसलिए इसे 3 जून या माउंटबेटन योजना भी कहा जाता है। माउंटबेटन ने 15 अगस्त 1947 को भारतीयों को सत्ता सौंपने का दिन निर्धारित किया। माउंटबेटन योजना के आधार पर ब्रिटिश संसद ने 18 जुलाई 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित किया, जिसके आधार पर 15 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन हुआ। लॉर्ड माउंटबेटन भारत का प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया और जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया गया। दोस्तों, आज हम लोग ने आधुनिक भारत के इतिहास को पूरा के पूरा खत्म कर दिया। अगली बार हम दूसरे सब्जेक्ट को लेकर चलेंगे, जो कि एक ही वीडियो में हम खत्म करने का प्रयास करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना दोस्तों। थैंक यू।